हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत का एक अभिन्न अंग है जिसके अंतर्गत भारत के 8 राज्य आते हैं। भारत के कुल जंगलों में से 25% जंगल सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मौजूद हैं। नॉर्थ ईस्ट में एशिया का सबसे साफ गांव मावलिनोंग स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही मौजूद है। नॉर्थ ईस्ट की कई जनजातियां ऐसी हैं जहां महिलाएं घर की प्रधान होती हैं। अगर भारत में जेंडर इक्वालिटी का बेस्ट एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो एक बार नॉर्थ ईस्ट राज्य जरूर विजिट कीजिए। हिमा दास, मैरी कॉम, मीराबाई चानू जैसी न जाने कितनी ही एथलीट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ही ताल्लुकात रखती हैं, जिन्होंने भारत का मान और गौरव बढ़ाया है। लेकिन इसके बावजूद पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास भारत के अन्य राज्यों से काफी पीछे है। असम को छोड़ दिया जाए तो अन्य राज्यों में आजादी के 75 साल बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मामले में इतना पीछे है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का विकास कैसे हो सकता है, और इन राज्यों का विकास भारत के लिए क्यों जरूरी है? इन सब के बारे में दोस्तों आज की वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अब देरी न करते हुए आज की मजेदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुल 8 राज्य आते हैं। इनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। और इनमें से अगर सिक्किम राज्य को हटा दिया जाए तो अन्य 7 राज्य भारत के 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। ये सभी राज्य मेनलैंड इंडिया से सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। चिकन नेक कॉरिडोर, जिसकी लंबाई सिर्फ 22 किलोमीटर है, वो मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट करने का काम करता है। ये सभी राज्य ईस्टर्न हिमालय की गोद में बसे हुए हैं, जहाँ पर भारत की जनसंख्या के कुल 3.7% लोग रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जरिए भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मजबूत कर सकता है। पूर्वोत्तर के राज्य नेपाल, बांग्लादेश, चीन, भूटान और म्यांमार के साथ कुल 5182 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। अगर एक स्ट्रैटेजी के तहत यहाँ पर विकास किया जाए तो इससे भारत की इकोनॉमी में मजबूती आएगी, और साथ ही पॉलिटिकल दृष्टि से भी ये भारत के लिए अच्छा होगा। अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो जल्दी से जल्दी 5 ट्रिलियन जीडीपी के आंकड़े को पार करना है, तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट का विकास जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया आने वाले समय में देश के ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर सकता है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यहाँ पर एक रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। आज देश में 1500 में से 800 एंडेंजर्ड फ्लोरल स्पीशीज इन 8 राज्यों में पाई जाती है। वन हॉर्न राइनो ब्रो एंटलर्ड डियर का गढ़ है पूर्वोत्तर के राज्य। यहाँ पर 3600 से ज्यादा इंसेक्ट्स की प्रजातियां पाई जाती हैं। 236 प्रकार की मछलियों की प्रजातियां, 550 पक्षियों की प्रजातियां और 160 से ज्यादा स्तनधारी प्राणियों की संख्या नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है। इतना सब होने के बावजूद भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य भारत के अन्य राज्यों से पीछे हैं, जिसके कई प्रमुख कारण हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, पॉलिटिक्स, सोशल कॉजेस, हिस्टोरिकल रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जब भारत ब्रिटिशर्स के अधीन था तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ही इस्तेमाल में लिया जाता था, यानी कि यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को बेचकर ब्रिटिशर्स पैसा कमाना चाहते थे। इसके अलावा उन्हें इन राज्यों से कोई सरोकार नहीं था। इतिहास के पन्ने उठाकर देखा जाए तो भारत के जितने भी बड़े साम्राज्य हुए हैं, उन सभी में से नॉर्थ ईस्ट की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, और मेनलैंड इंडिया पर ही सभी राजवंशों का फोकस रहा है। आजादी के बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया में विकास लाने के लिए सरकार ने इन राज्यों को स्टेटहुड का दर्जा देना शुरू किया। सन 1950 में असम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट घोषित किया गया। सन 1963 में नागालैंड को फॉर्मल स्टेट का दर्जा मिला। इसके बाद 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को स्टेटहुड का दर्जा सरकार ने दिया। 1975 में सिक्किम को और 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। सरकार का मानना था कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से यहाँ के लीडर्स अपने अपने राज्यों में विकास की ओर ध्यान देंगे। यहाँ पर सोशल एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलेगा और राज्यों में तेजी से तरक्की होगी, और इसका असर देखने को भी मिलता है। आज भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का लिटरेसी रेट काफी बेहतर है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कई 200 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। यहाँ का डाइवर्स कल्चर, ट्रेडिशन, अलग अलग भाषाएं भारत के गौरव का प्रतीक है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बेहतर विकास के लिए सरकार ने आर्टिकल 371 के तहत इन राज्यों को कई विशेष अधिकार दिए हुए हैं। आर्टिकल 371A के तहत नागालैंड के रिलीजियस एंड सोशल कल्चर को प्रोटेक्ट किया गया है। साथ ही कस्टमरी लॉ के तहत इस राज्य के लोग और सरकार यहाँ के संसाधनों को अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर को, 371G के तहत मिजोरम को, 371F के तहत सिक्किम को
और 371H के तहत अरुणाचल प्रदेश को इसी प्रकार के कई स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड कराए हुए हैं। लेकिन इन सब प्रोविजंस का लाभ ये राज्य पूरी तरह से उठा नहीं पाते हैं। पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था में 3% का योगदान भी नहीं दे पाते हैं और जितना योगदान देते हैं उनमें से भी 2/3 योगदान सिर्फ असम राज्य का होता है। दरअसल दोस्तों, इन 8 राज्यों में लो इंडिपेंडेंट रेट का एक कारण यहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशन भी है। इन सभी राज्यों में साल भर काफी ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। मौसम का मिजाज कभी भी बदल जाता है और कई बार भयंकर तूफान भी आ जाते हैं। चेंजेस इन कोर्स ऑफ रिवर्स, पुअर ड्रेनेज सिस्टम, नैरो वैलीज, हिली एरियाज के कारण सॉइल इरोजन्स, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स जैसी समस्याएं यहाँ पे बिल्कुल आम बात है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का भारी नुकसान होता है और इन्हीं वजहों से यहाँ पर रोड्स और रेलवेज जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आज भी भारी कमी देखने को मिलती है। कुछ मुख्य और बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश जगह ऐसी है जहाँ तक रेलवे की सुविधा मौजूद नहीं है। एयरपोर्ट के लिए सैकड़ों किलोमीटर्स का सफर तय करना पड़ता है। हजारों गाँव के लोग आज भी कच्चा रास्ता पार करके अपने गाँव तक पहुँचते हैं। नॉर्थ ईस्ट में विकास न होने के सोशल पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। आजादी के बाद लंबे समय तक अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी के रूप में जाना जाता था और चीन इसे कई बार अपनी टेरिटरी भी घोषित कर चुका था। 1962 में चीन के साथ युद्ध में भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। बांग्लादेश से लाखों की संख्या में रिफ्यूजीज आकर इन राज्यों में बस गए हैं। मणिपुर, नागालैंड और असम जैसे राज्यों में स्ट्राइक कल्चर काफी कॉमन है। कोई भी विकास की बात की जाती है तो यहाँ के लोग स्ट्राइक करने लगते हैं। क्या नेता, क्या आम इंसान, सब लोग धड़ल्ले से बैठ जाते हैं रास्ते पर। वहीं यहाँ के रिबेल्स ग्रुप आग में घी डालने का काम करते हैं और विकास के कार्यों में रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से दोस्तों, प्राइवेट कंपनीज इन राज्यों में इन्वेस्ट करने से डरती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग आउटसाइडर्स को शक की नजरों से देखते हैं। स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स की बहुत अच्छी सुविधा इन राज्यों में नहीं है। हालांकि गुवाहाटी जैसे बड़े शहर आज एजुकेशन हब बन रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों और छोटे शहरों में हालात जो है वो बहुत ही ज्यादा सुधरे नहीं है। इस कारण हर साल हजारों लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया से माइग्रेट कर मेनलैंड इंडिया आते हैं। यहाँ पर वो लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करने और रोजगार की तलाश में आते हैं। नॉर्थ ईस्ट की राज्य सरकारों के पास टैक्स के रूप में बहुत कम पैसा आता है। इंटरनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी वो ठीक से नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक मदद के सहारे पर ही ये राज्य निर्भर रहते हैं। आज भी ज्यादा रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर के ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी लो रहती है। लिमिटेड वर्क सीजन, फ्रेजाइल लैंड, फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड लैंड एक्विजिशन जैसी समस्याएं भी यहाँ पर लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार काफी मेहनत कर रही है। पिछले कुछ सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में विकास की ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है। सरकार कई योजनाएं, स्कीम्स और पॉलिसीज लेकर आ रही है। लुक ईस्ट पॉलिसी अभी तक की सबसे प्रमुख पॉलिसी मानी जाती है। साल 2001 में सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के बेहतर विकास के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन की स्थापना की थी। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के जरिए भी नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। पॉलिसी फोरम द्वारा इन राज्यों की समस्याओं को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उन्हें दूर करने की प्लानिंग की जा रही है। नॉर्थ ईस्ट में MSME सेक्टर के जरिए ग्रोथ और इक्वालिटी पर ध्यान दिया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई है कि छोटे एंटरप्राइजेस मिलकर बड़ी कंपनियों से ज्यादा आउटपुट देते हैं और GDP में भी मजबूती प्रदान करते हैं। नेचुरल बैम्बू मिशन और स्किल डेवलपमेंट मिशन से हस्तशिल्प के कारीगरों को प्रोत्साहन मिल रहा है। साल 2018 में गुवाहाटी में सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। एक नियम के अनुसार सभी प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों को अपने बजट का 10% इस्तेमाल नॉर्थ ईस्ट के राज्य में करना होगा। पिछले 2 साल के भीतर 2000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण नॉर्थ ईस्ट में किया जा चुका है। 1 दर्जन से ज्यादा नेशनल हाईवे इन राज्यों में बनाए जा चुके हैं। ये काम जारी है। कुल मिलाकर 92,000 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और 1,20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पेंडिंग हैं। कई नए एयरपोर्ट्स, पावर जनरेशन प्लांट्स, ब्रिजेस भी बनाए जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जरिए वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। एयर कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे इको टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म एंड ट्राइबल टूरिज्म में भी बढ़ोतरी होगी। असम और मेघालय में सालों से चला आ रहा बॉर्डर डिस्प्यूट समाप्त कर दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए भारत एशियन देशों के साथ संबंध मजबूत करना चाह रहा है। नॉर्थ ईस्ट से म्यांमार तक मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। रीटेडिम रोड प्रोजेक्ट के जरिए भी भारत की एक्सटर्नल कनेक्टिविटी
कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जापान कई नॉर्थ ईस्ट के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। IMT हाईवे के जरिए इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ा जाएगा। इन सब के अलावा नॉर्थ ईस्ट के जरिए भारत की GDP 5 ट्रिलियन आंकड़े को बहुत ही जल्दी पार कर सकती है। भारत के कुल 18% हाइड्रोकार्बन के रिसोर्सेज नॉर्थ ईस्ट में ही मौजूद हैं। इनके जरिए दोस्तों अन्य देशों पर भारत की निर्भरता जो है वो कम होगी। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 50,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। 190 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस का भंडार मौजूद है। 900 मिलियन टन से ज्यादा कोयला नॉर्थ ईस्ट की खानों में मौजूद है। 500 मिलियन टन से ज्यादा नेचुरल ऑयल का भंडार भी नॉर्थ ईस्ट में है। साथ ही मिनरल रिसोर्सेज के मामले में भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य पीछे नहीं है। 5000 मिलियन टन से ज्यादा का तो सिर्फ लाइमस्टोन यहाँ पर मौजूद है। कई प्रकार के एरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, बैम्बू, जूट भी नॉर्थ ईस्ट में बड़ी संख्या में मौजूद है। इन सब का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो भारत दोस्तों बहुत ही कम समय में एक लंबी उड़ान भर सकता है। इससे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को ही नहीं बल्कि पूरे देश को फायदा मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के जरिए यदि भारत विदेशी व्यापार को बढ़ावा देता है तो यहाँ पर रोजगार के जो अवसर हैं वो भी पैदा होंगे। लेकिन दोस्तों ये सब देखिए इतना आसान नहीं है। आज भी मेनलैंड इंडिया के ना जाने कितने लोग और नेता हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मुख्य भारत का हिस्सा ही नहीं मानते हैं। वहाँ के लोगों के संग दोस्तों गलत बिहेवियर करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ होने वाले रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना बहुत जरूरी है और साथ ही उन लोगों की सोच में भी बदलाव लाना होगा जो नॉर्थ ईस्ट को पिछड़ा हुआ समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये राज्य भारत में किसी काम के नहीं है और इन्हें सिर्फ बोझ मानते हैं। लेकिन इन राज्यों की खासियत यहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन, लोगों की काबिलियत और संसाधन देखने के बाद मुमकिन है कि नॉर्थ ईस्ट को देखने का जो लोगों का नजरिया है ना वो बदलेगा। दोस्तों ये है वो कारण जिसलिए नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट की सख्त जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।